Hello friends, how are you? Those today we are starting with the MA Economics entrance preparation for DSC, ISI, JNU, IGIDR और बहुत बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन डेमो यू कैन से फॉर दी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा। तो मैं अभी बात नहीं कर रहा आप लोगों से कहाँ पे कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न है, कैसे है, वो सब मैं लेटर ऑन डिस्कस करूँगा। आज मेरे को ना पढ़ा लेने दीजिए एक बार, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, ठीक है, फाइन। दोस्त आज हमको जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज द मार्शलियन डिमांड फंक्शन। कौन सा टॉपिक है दोस्त हमारा? मार्शलियन डिमांड फंक्शन। अब मार्शलियन डिमांड फंक्शन में हमको करना क्या होता है, सुनना दोस्त। मैं अभी अज्यूम करके चलूंगा कि कुछ बेसिक जो चीज़ें थी आपने सेमेस्टर 3 में जो पढ़ी थी, मैं ये नहीं कह रहा आपको 100% याद होगी, बट 40-50% देखो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक बार उसको बेस बना के चलूंगा। मार्शलियन डिमांड फंक्शंस क्या होता है वो सीखना है। डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, एक्सपेंडिचर फंक्शंस, देन हिक्स डिमांड फंक्शंस, बहुत कुछ करना है मेरी आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जो नेक्स्ट डेमो आएगा, 2 डेमोज विल बी देयर। आज की फर्स्ट डेमो सिर्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है, कॉन्सेप्ट। सेकंड डेमो तुमको हिला देगा, 5 क्वेश्चंस करेंगे, पांचों के पांचों डीएससी बेस्ड, ठीक है। इसी टॉपिक पर बेस्ड होंगे पांचों, सुनना बहुत ध्यान से। सबसे पहले एक बेसिक फंक्शन लेता हूं मैं, कॉप डॉगलास यूटिलिटी फंक्शन। सबने नाम सुना होगा ना इसका, तो हाँ जी, कॉप डॉगलास यूटिलिटी फंक्शन का नाम सबने सुना होगा। कहता है सर बिल्कुल सुना है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम कहें तो वो होती है दोस्त, हमारे पास 2 गुड्स अगर एक्स वाई है मेरे पास, एक्स रेज टू पावर अल्फा, वाई रेज टू पावर बीटा। आपको ना मैं अभी फंक्शंस नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूं। तो मैं एक बेसिक फंक्शन अज्यूम कर रहा हूं। मैंने कहा लेट अस सपोज वी हैव अ यूटिलिटी फंक्शन दैट इज एक्स डॉट वाई, ठीक है। मैंने अल्फा बीटा को एक बार इग्नोर करके 1 अज्यूम कर लिया है। एक बार बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए जी हम एक बार बेसिक से स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, देखो बहुत बेसिक सी बात है। कॉन्वेक्स फंक्शन आपको पता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। ये सारी बेसिक बातें नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब कहोगे सर ये तो बहुत बेसिक बात है, ये तो हमको पता है। दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं ना इसका आईसी ड्रॉ कर दो, आप 1 सेकंड में ड्रॉ कर दो, कहोगे सर डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रिक्टली कन्वेक्स टू द ओरिजिन रेक्टेंगल हाइपरबोला ब्ला 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 ब्ला। मैं कहता हूँ अच्छा इसका ड्रॉ करना दोस्त एक बार जरा। कहता है किसका? मैंने कहा मिनिमम ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई करो। मैं कहा नहीं, अच्छा ऐसा करना, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा 2y प्लस मैक्सिमम ऑफ 2x कॉमा वाई करना। दिक्कत होगी? तो दोस्त बस इतनी सी ही कहानी है। स्टार्ट कर रहा हूं ABCD से और ख़त्म वहाँ करेंगे आपकी इमेजिनेशन से दूर है। लेकिन हाँ, यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा सा बेसिक्स से निकल के जाऊँगा, लेकिन ठीक है। आइए जी समझते हैं चीज़ों को ध्यान से क्या करना है। अब इस आईसी की बात करें, इस यूटिलिटी फंक्शन की बात करें, सब जानते हैं दोस्त हमारे पास एक नॉर्मल बजट लाइन है, ठीक है जी। कन्वेक्स सब जानते हैं, कन्वेक्सिटीज फंक्शन है, टेंजेंसी से इक्विलिब्रियम आएगा, वो मेरे बताने लायक चीज़ें नहीं है दोस्त, वो बेसिक है। अब यहाँ पे जब आप डिमांड फंक्शंस निकालते थे, अपने सेमेस्टर 3 के अंदर टॉपिक पढ़ा आपने कंज्यूमर थ्योरी, तो वहाँ पे आप कहते थे MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, कहते थे नहीं कहते? बेसिकली आप दोनों की स्लोप को इक्वेट किया करते थे, फिर उस MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो को ले जाते थे बजट लाइन के अंदर, फिर वहाँ से डिमांड फंक्शंस निकाला करते थे। हम चाहे तो यहाँ पे लैग्रेंजियन का यूज़ कर सकते हैं, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर हमारे पास लग सकता है। बस मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। लैग्रेंज जब लगाएंगे तो हम कुछ चीज़ों सोच के लगाएंगे। सबसे पहली बात, जिस फंक्शन में आप लैग्रेंज का यूज़ करेंगे दैट मस्ट बी डिफरेंशिएबल। वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो कॉन्वेक्स होना चाहिए, और वहाँ का जो सॉल्यूशन आना है वो इंटीरियर सॉल्यूशन होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? 3 चीज़ें, कौन कौन 3 चीज़ सुन लीजिए। दैट फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल, कॉन्वेक्स होना चाहिए, और तीसरा कौन सा होता है बच्चे मैंने, उसका सॉल्यूशन इंटीरियर होना चाहिए। इंटीरियर से मेरा मतलब है
कॉर्नर सोल्यूशन मेरे को एक्सिस पे नहीं चाहिए। आपने जैसे देखा इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है ना, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में कभी कभी हमें कंपैरिजन करना पड़ता था। जब एमआरएस प्राइस रेशियो में एमआरएस बड़ा होता है प्राइस रेशियो से, सारा का सारा गुड एक्स पे खर्च करते हो, सारा का सारा गुड वाई पे खर्च करते हो, अगर एमआरएस छोटा होता है तो दैट विल बी द कॉर्नर सोल्यूशन। तो वहां पे मेरे पास लैग्रेंज नहीं लगेगा। लैग्रेंज कब लगेगा? जब तीन चीजें, फिर रिपीट कर देता हूं, डिफरेंशिएबल, कन्वेक्स एंड हाँ जी इंटीरियर सॉल्यूशन। बाकी लैग्रेंज की स्पेशल क्लासेस होंगी, ठीक है, उसमें डिटेल में बताएंगे लैग्रेंज मल्टीप्लायर क्या होता है, कैसे होता है, वो डिटेल डिस्कशन हमारे पास आएगा। आज का ऑब्जेक्टिव ना मैं लैग्रेंज आपको पढ़ाना चाहता हूँ ना कुछ और, मेरा ऑब्जेक्टिव है मार्शलियन डिमांड फंक्शंस, हिक्स डिमांड फंक्शन, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, वो सब मैंने गो थ्रू करना है आज। चलिए जी, आपने कहा चलो जी हमारे पास आईसी है, इस आईसी को सब जानते हैं, प्लॉट करना आता है, ये नहीं सिखा रहा दोस्त मैं आपको। लैग्रेंज का मतलब क्या है हमारे पास? व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन? आई वुड लाइक टू मैक्सिमाइज दिस यूटिलिटी। मैं इस यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं सब्जेक्ट टू व्हाट? बजट कंस्ट्रेंट। व्हाट इज माय बजट कंस्ट्रेंट? हाँ जी, बजट कंस्ट्रेंट अगर मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे दोस्त यहां पर? P1x प्लस P2y इज इक्वल्स टू मनी इनकम, है ना। तो दिस विल बी माय कंस्ट्रेंट, यहां मैंने बादलों में लगा दी है। तो इस कंस्ट्रेंट के रहते हुए मेरे को क्या करना है? इस यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, ऐसे कुछ करना है जी। चलिए लैग्रेंज हमने लगाया, तो दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्स वाई, और ये मेरा कंस्ट्रेंट फंक्शन है प्लस लैम्डा दैट इज m माइनस P1x माइनस P2y, उठा के यहाँ लेके, ठीक है। लैग्रेंज, बेसिक लैग्रेंज आपको आता है। अब क्या करते थे? पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते थे। चलिए जी, डेल एल अपॉन में डेल एक्स, डेल एल अपॉन में डेल वाई एंड डेल एल अपॉन में डेल लैम्डा। ओके जी, यहां से करेंगे, यहां पे क्या मिलने वाला बताइए मेरे को? एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहां पे क्या मिलेगा? वाई प्लस लैम्डा, यहां से जीरो, यहां से जीरो, यहां से क्या मिलेगा हमें? माइनस P1, ओके ना, इक्वल टू जीरो। यहां से उठाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? वाई के रिस्पेक्ट में एक्स प्लस लैम्डा, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस P2 इज इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से उठाएंगे ये हट जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 वो अपने पास आ जाएगा m माइनस P1x माइनस में P2y, कुछ ऐसा ही है जी हमारे पास। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इट विल बी लाइक, क्या होगा हमारे पास? हाँ जी, y इज इक्वल्स टू माइनस P1 लैम्डा, यहाँ से आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, इट इज P2 लैम्डा। ऐसे हो गए जी। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो आई विल गेट y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू P1 अपॉन में P2। ये कंडीशन आ गई मेरे पास। इस कंडीशन को इस थर्ड इक्वेशन में, दिस इज माय थर्ड इक्वेशन, इसके अंदर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जैसे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्त? यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या वैल्यू आएगी y की? P1 अपॉन P2 इंटू में x, तो m माइनस P1x माइनस P2, और y के बदले क्या लिखा आप लोगों ने? प्राइस रेशियो P1 बाय P2 इंटू में x, ठीक है जी। ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। इसको सिंपली अपन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास देखो जी क्या आने वाला है, ये x है, ये x है, माइनस P1 है ना, तो m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2P1x, और यू कैन से x इज इक्वल्स टू, हाँ जी, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? m अपॉन में 2P1। तो ये मेरे पास डिमांड फंक्शन आया। सिमिलर बेसिस पे आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो व्हाट विल गेट? y स्टार इज इक्वल्स टू m अपॉन में 2P2। ये हमारे पास डिमांड फंक्शन आ गए। दोस्त, ये जो आपने डिमांड फंक्शंस निकाले हैं, इनको हम नाम देते हैं मार्शलियन डिमांड फंक्शन। इसको क्या नाम देते हैं बच्चे हम लोग? मार्शलियन डिमांड फंक्शन। तो मार्शलियन डिमांड फंक्शन जो होते हैं, बेसिकली हम उसको, अगर x स्टार है या y स्टार जो भी आपने निकाला है, वो किस टर्म्स में होते हैं? वो प्राइस सेट में होते हैं और वो मनी इनकम में होते हैं, है ना। प्राइस सेट और मनी इनकम, ये बात सबको समझ में आती है दोस्त। तो ये सेमेस्टर 3 में आपने पढ़ा होगा, चाहे लैग्रेंज ना यूज़ करा हो, आपने क्या किया होगा? आपने एमआरएस को प्राइस रेशियो से इक्वेट किया, फिर उसको बजट लाइन में पुट किया।
मोटा मोटा मैंने भी वही किया दोस्त। ये जो कंडीशन निकली है ये क्या है, एम आर एस इक्वल टू प्राइस रेशियो, तो इसका अगर एम आर एस निकालोगे एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई करके वाई बाय एक्स ही तो आएगा, तो एम आर एस इज इक्वल टू प्राइस रेशियो एंड इट इज नथिंग बट द बजट लाइन। तो वो करा हमने वही है, बस प्रेजेंटेशन थोड़ी सी हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दी है, मोर और लेस चीज़ें हमारी वही है। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास जो आया है, दिस इज द मार्शेलियन डिमांड फंक्शन। एक टर्म मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। जैसे ये जो हमारे पास बादलों में दे रखा बच्चे, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। कहता है ये क्या होता है, वो यूटिलिटी फंक्शन जो सीधा सीधा एक्स वाई में हो, गुड्स में हो, ठीक है, कमोडिटीज में हो, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। कहते हैं इनडायरेक्ट क्या होता है, आइए अब समझते हैं इनडायरेक्ट क्या होता है। इतनी बात सबको क्लियर है दोस्त यहाँ तक? ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो जी, यहाँ पे जो हमने वैल्यूज निकाली हुई है नहीं, एक्स स्टार इज इक्वल टू एम अपॉन 2p1, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, एक्स स्टार इज इक्वल टू एम अपॉन 2p1 एंड वाई स्टार इज इक्वल टू एम अपॉन 2p2। इसको, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। जो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है मेरा x डॉट वाई, इसके अंदर जो आपने ऑप्टिमम क्वांटिटीज निकाली है x और y की, उसको हम सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो व्हाट विल गेट, m अपॉन 2p1 m अपॉन 2p2, m अपॉन 2p1 m अपॉन 2p2। तो मेरे पास ये क्या बन गया दोस्त, m स्क्वायर अपॉन में 2p1 p2। ये जो मेरे पास यूटिलिटी फंक्शन आया है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। क्या बोलते दोस्त, इसको हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इसको हम प्रेजेंट करते हैं नॉर्मली v से, और आज ये x और y की टर्म्स में नहीं है, आपने x और y की ऑप्टिमम वैल्यू जो मार्शेलियन डिमांड फंक्शन से उससे रिप्लेस कर दिया है। तो हमारे पास ये हुआ इन टर्म्स ऑफ प्राइस सेट एंड इनकम। तो हमारे पास जो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होता है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ कमोडिटीज यूनिट्स एक्स वाई, और जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस सेट एंड दी मनी इनकम। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक किसी को? हाँ जी, ये यार ये 4 आएगा दोस्त, एक एरर हो गई है, इसको ठीक कर लीजिए, कोई बात नहीं, छोटी छोटी एरर से हो जाता है इतना। तो ये हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से इनडायरेक्ट पे कैसे आए, पहले डायरेक्ट से आपने मार्शेलियन डिमांड फंक्शन निकाले, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, और फिर उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया डायरेक्ट के अंदर, तो हमारे पास इनडायरेक्ट आ गया। फाइन, यहां तक कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, पक्की बात? अच्छा, अब मेरे पास एक टर्म आने वाली दोस्त, कौन सी टर्म आने वाली है, एक्सपेंडिचर फंक्शन। क्या कहते हैं जी, एक्सपेंडिचर फंक्शन। कहता है वो कौन सी वाला है, सुना जी ध्यान से, एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या है। यहां पे यूटिलिटी फंक्शन हमने जो लिखा वो एक बार हम लिख देते हैं, डायरेक्ट था। चलो जी, अब मुझे एक बात बताइए, कंज्यूमर के ना 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। कहते हैं क्या ऑब्जेक्टिव, आप अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं सब्जेक्ट टू गिवन कंस्ट्रेंट। प्लीज सुनना ध्यान से, यहां पे मैं कंज्यूमर थियोरी को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। प्लीज बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा अगर समझ पाए तो। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी सब्जेक्ट टू एक्सपेंडिचर और यू कैन से इनकम। आप अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करिए सब्जेक्ट टू गिवन एक्सपेंडिचर और गिवन इनकम, या फिर आप अपने एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करिए, मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू अ गिवन यूटिलिटी, सब्जेक्ट टू अ गिवन यूटिलिटी। समझ में आती है? तो इस प्रोसेस, अभी हमने ये प्रोसेस किया है, इस प्रोसेस से जब आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज क्या करना है, यूटिलिटी फंक्शन, तो यहाँ पे जो यूटिलिटी फंक्शन होगा वो आपका, वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई होगा, जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है। इट इज द डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, और इसको सॉल्व करके जो हमारे पास एक्स स्टार वाई स्टार आएंगे,
जो अभी हमने निकाले, जो एक्स स्टार वाई स्टार हमारे पास आए, वो क्या है, मार्शेलियन डिमांड फंक्शंस। क्या निकल के आएंगे दोस्त, मार्शेलियन डिमांड फंक्शंस। वो किस टर्म्स में होते हैं, प्राइस सेट में और मनी की टर्म्स में। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम कहें कि हमको अपने यूटिलिटी को कांस्टेंट मान के एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हेयर, मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे यूटिलिटी क्या होगी, आपकी गिवन होगी, है ना। यूटिलिटी जब आपकी गिवन रहती है बच्चे, तो हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का जिक्र करेंगे। यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का जिक्र करेंगे। कैसे होगा, क्यों होगा, 2 मिनट का समय दीजिए और यहाँ से सॉल्व करके जो आपके पास लास्ट में एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी, दैट इज द हिक्स डिमांड फंक्शन। और वो जो होंगे वो प्राइस और मनी इनकम में नहीं होंगे, वो हमारे पास होंगे प्राइजेस में और यूटिलिटी में। किस में होंगे दोस्तों, हमारे पास प्राइजेस में और यूटिलिटी में। कैसे होंगे, क्यों होंगे, आइए जी, बाहर से लगा कांस्टेंट है, आइए वो प्रोसेस समझते हैं। वो प्रोसेस क्या है, अभी तक आपने क्या किया, आपके पास एक डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन था, इससे आपने कन्वर्जन दी किसके अंदर, मार्शेलियन डिमांड फंक्शन के अंदर, ठीक है जी। उससे आपने क्या निकाल लिया, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। यहां तक की ब्रांच समझ में आ गई। अब मुझको आगे एक स्टेप और प्रोसीड करना है ना। आई वुड लाइक टू कैलकुलेट दी एक्सपेंडिचर फंक्शन। कहते हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन का मतलब बताइए भाई, आप अपनी इनकम तो खर्च कर ही रहे हो ना। यहाँ पे आपके पास गिवन इनकम थी, कहता हाँ बिल्कुल इनकम थी, कितना खर्च किया, कहते सर P1x स्टार P2y स्टार इज इक्वल टू मनी इनकम। ऐसे तो आपने खर्च किया है, यस और नो, यही तो आप खर्च करके आए हो या नहीं करके आए, हाँ जी पक्की बात है ना। तो आपने ये जो आपकी मनी इनकम है, दिस इज योर एक्सपेंडिचर। ये जो आपकी मनी इनकम है बच्चे, यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका एक्सपेंडिचर बन जाएगा। अब ये जो आपका एक्सपेंडिचर हमारे पास बन जाएगा, इसी को हम देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। देखो जी कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं, तो इस इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस m, मैंने इसको लिख दिया E इज इक्वल्स टू P1x प्लस P2y। लिख सकता हूं जी इसको मैं, E1 की मैंने वैल्यू निकाल के लिख दी है P1x प्लस में P2y। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा। अच्छा, मैं ना अभी थोड़ा सा थियरी बताऊंगा आपको कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे होती है, वो देखते हैं। अब देखो बेसिकली मेरे को इनकम की वैल्यू निकालनी है और यू कैन से द एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये तो मेरली एक बजट सेट है ना, इट इज मेरली अ बजट सेट। ये ऑप्टिमाइजेशन है, कहते सर ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं है। तो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का यूज करेंगे। अब आपके पास अगर मैं इसको मैंने v का नाम दे दिया, मान लीजिए मैंने कहा ये मेरे पास है v इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन में 4p1 p2, ये है जी। मेरे को e की वैल्यू निकालनी है, पर रैंडम वैल्यू नहीं निकालनी, मेरे को कौन सी निकालनी है, ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से ये जो मेरा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, यहां से मैं मनी इनकम कह दूं या मैं उसको ई कह दूं, ठीक है। ये जो दोस्त मैंने लिखा है, ये तो एक रैंडम वैल्यूज है ना जो बजट लाइन से आई है, तो इट इज नॉट द एक्सपेंडिचर फंक्शन। आप मनी इनकम को एक्सपेंडिचर बोलेंगे सही, लेकिन इसको हम एक्सपेंडिचर फंक्शन नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे ऑप्टिमैलिटी नहीं लगी हुई। जब तक आप एक्स स्टार वाई स्टार का यूज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। यहां पे आपने एक्स्ट्रा वाई स्टार डाले, फिर हमारे पास ये आया, यहां से आप अगर अपनी मनी इनकम की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। और इसको मैं चाहूं तो यूटिलिटी भी मान सकता हूं, ठीक है, यू कांस्टेंट भी लगा देंगे तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। कहते क्यों, क्योंकि हम अपने यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर रहे हैं कि हमको अपने एक्सपेंडिचर यानी एम यानी कि ई को मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू गिवन यूटिलिटी। व्हाट इज द गिवन यूटिलिटी, दिस इज द गिवन यूटिलिटी, और यू कैन से दिस इज द गिवन यूटिलिटी। तो यहां से मैंने क्या किया, एम की वैल्यू निकाली। एम की जो वैल्यू निकालूंगा कितना दोस्त हमारे पास यहाँ पे 4p1 p2 यूटिलिटी स्क्वायर रूट। ये मेरे पास m की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास m की वैल्यू आ गई। अब मैं m को चाहूं तो यहां से रिप्लेस कर सकता हूं, किसके अंदर, एक्सपेंडिचर के अंदर। मैं यहां से चाहूं तो m को रिप्लेस कर सकता हूं किसके अंदर, e के अंदर, ठीक है जी। तो ये जो मेरे पास आया है, दिस इज द एक्सपेंडिचर फंक्शन। तो जो एक्सपेंडिचर फंक्शन होता है वो भी किसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, प्राइस सेट में और यूटिलिटी में, ठीक है जी, प्राइस सेट में और यूटिलिटी में।
तो हमने यहाँ पे तक क्या किया, हमारे पास एक डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन था, उससे हमने मार्शेलियन डिमांड फंक्शन निकाले, उससे हमने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकाले, और उससे हमने अब क्या निकाल दिया जी, एक्सपेंडिचर फंक्शन निकाल दिया। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब आगे मेरे को क्या निकालना है, हिक्सियन डिमांड फंक्शन। लेकिन हिक्स डिमांड फंक्शन निकालने से पहले एक काम करते हैं, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है उसकी एक दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर फंक्शन की एक दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे आगे हमको कैसे कैसे मूव करना है। ठीक है जी, चलो जी, अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है जी, बड़े ध्यान से सुनना जी, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हमारे पास क्या है। ये एक बार ना इधर वाला जो एरिया दोस्त, ये मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट है दोस्त, मैं इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, चलिए देखो जी, मेरे पास वो लिखा हुआ जी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, दैट इज इक्वल्स टू m स्क्वेयर अपॉन में 4p1 p2। चलो जी, फंक्शन देखो, मैं इसकी एक बार बात करें, देखो जी, जब भी कोई प्रॉपर्टी लिखेंगे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालेंगे, अदर फैक्टर्स रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, बाकी सारे फैक्टर्स का तो ध्यान हमें देना नहीं। जब हमारी इनकम बढ़ेगी, जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो अनडाउटेडली हमारी यूटिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो हमारे पास जो फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन जो है हमारे पास, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में लग गया। किसके साथ लग गया, इनकम के साथ। तो हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कह सकते नहीं कह सकते, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं, कोई कोई बुक्स में लिखती है जी नॉन डिक्रीजिंग, बात एक ही है। कुछ बुक्स में लिखा है इंक्रीजिंग है, कुछ में लिखा है नॉन डिक्रीजिंग इन मनी इनकम। इसका मतलब डेल वी अपॉन में डेल एम विल बी इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इतनी बात सबको समझ में आती है जी। तो इसको हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। दूसरा यहाँ पे बोला हम लोगों ने कि प्राइजेस जब हमारे बढ़ेंगे, ऑब्वियसली कम क्वांटिटी आएगी, अदर फैक्टर्स रिमेन्स अनचेंज। प्राइजेस जब हमारे बढ़ेंगे तो हमारी यूटिलिटी क्या होएगी, कम होएगी। तो हमारे पास इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और यू कैन से नॉन इंक्रीजिंग इन प्राइजेस। यहाँ पे लिख दिया जी। अब प्राइस आप P1 P2 लिख सकते हो या कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो वो हमको नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो जी, थर्ड की बात लिखते हैं। यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि होमोजीनिटी, होमोजीनियस फंक्शन है ये, कहते हैं होमोजीनियस है इन टर्म्स ऑफ m एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस, बोथ, दोनों की टर्म्स में। क्या दोनों की टर्म्स में कैसे है, देखो जी, मैंने यहाँ पे लिखा v pm इज इक्वल्स टू m स्क्वायर 4 p1 p2। अगर मैं कहूँ कि मैं p को रिप्लेस करता हूँ लैम्डा p से और इसको किया इससे, तो हमारे पास क्या आएगा दोस्त, ये लैम्डा m होल स्क्वायर अपॉन में 4 लैम्डा p1 लैम्डा p2, ऐसे ही है जी। तो व्हाट वी आर गेटिंग, लैम्डा स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन में 4 p1 p2 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास पुराना फंक्शन आ गया है ना, m स्क्वायर अपॉन में 4 p1 p2 लैम्डा रेज टू पावर 0। तो लैम्डा इज फैक्टर्ड आउट हेयर, तो दिस विल बिकम होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 बोथ इन m एंड इन p। जामिया में एक बार सवाल आया था दोस्त, वो कहता था कि बताइए इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है वो होमोजीनियस डिग्री 0 है इन m और इन p और बोथ, दोनों में है दोस्त, इन m एंड इन p दोनों में हमारे पास होमोजीनियस डिग्री 0 है। ये इतनी बात समझ में आती है। एक चौथी प्रॉपर्टी इसकी होती है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ठीक है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो थोड़ा सा मैथमेटिकल सेक्शन लेटर ऑन डिस्कस करें। मैं लिख देता हूं ताकि हम उसको बाद में इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि कैसे कैसे चीजें हो रही है। ये हमारे पास कोजाई कन्वेक्स होता है प्राइस में, आप लिख लीजिए बेशक एक बार, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज कोजाई कन्वेक्स इन प्राइस। ठीक है,
ये प्राइस में क्वाज़ाई कन्वेक्स होता है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, पेंडिंग रहेगा जब हम लोग स्पेशल कनकेव कॉन्केविटी फंक्शंस की पढ़ेंगे, जब डिटेल में फंक्शंस की बात होगी, थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक है, उस समय बात करेंगे ये क्या है। होपफुली ये 3 प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको अभी फुल टाइमिंग इग्नोर करिए, फर्स्ट क्लास में देखो मैं ये डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आपके पास। तो मुझे अभी तक यहाँ पे थे जी, हमारे पास गिवन था डायरेक्ट से मार्शलियन से इनडायरेक्ट, देयर आफ्टर एक्सपेंडिचर। उसके बिटवीन हमने ये इनडायरेक्ट की क्या कर ली थी, कुछ प्रॉपर्टीज देख ली। अच्छा, अब मैं बात करना चाहता हूं दोस्त, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर फंक्शन आपका आया हुआ है, एक दो प्रॉपर्टीज हम इसकी भी डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है जी, एक दो प्रॉपर्टीज हम इसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, डिस्कस अगर करना चाहे भाई ऑब्वियस सी बात है, देखो मैंने कहा सेट्रेस पैरेबल्स रखना, जिन दो के बीच में रिलेशन, बस उन दोनों के बीच में बाकी चीजें सेम रहेगी। प्राइस बढ़ेंगे, कहते यूटिलिटी सेम रखनी है मेरे को। अरे भैया प्राइस बढ़ेंगे, पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा ना, तो प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर का कैसा रिलेशनशिप हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। कह सकते हैं नहीं कह सकते। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बन गई, तो एक्सपेंडिचर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन पी, है ना, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन पी। इतनी बात समझ में आती है। दूसरा देखना अच्छा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन के अंदर लैम्डा P1 लैम्डा P2 U बार ऐसे लिख दिया, ठीक है जी, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर बार आ जाएगा, एक लैम्डा, तो लैम्डा ये आ गया नहीं आ गया, बताइए डिग्री क्या है इसकी, 1। तो हमारे पास जो एक्सपेंडिचर फंक्शन होता है वो होमोजीनियस होगा डिग्री 1 का, इन प्राइस, नॉट इन एनी अदर थिंग, कोई यूटिलिटी, कोई इनकम, नथिंग। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 इन प्राइस। यहां पे हमारे पास क्या था जी, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0, लिख दो यहाँ पे, बेशक डेफिनेशन लिखने दो, ऑफ डिग्री 0 इन बोथ प्राइस एंड इन इनकम। ठीक है जी, इतनी बात सबको समझ में आती है हमारे पास। अब मेरे को आगे मूव करना दोस्त, यहाँ तक इरेज कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना। चलो जी, यहाँ तक एक बार हम लोग इरेज कर रहे, फिर आगे चलते हैं जी। देखना जी ध्यान से दोस्त एक बात, यहां से हमने m की वैल्यू निकाली थी, क्या वैल्यू आई थी जी हमारे पास m की, हाँ जी m क्या, तो एक्सपेंडिचर फंक्शन कितना आया था बताइए, याद है ना, लिखा हुआ था अभी, E इज इक्वल्स टू 4 P1 P2 U बार स्क्वायर रूट, ऐसे लिखा हुआ था कुछ। ठीक है, यहां पर एक टॉपिक आता है दोस्त मेरे पास, शेफर्ड्स लेमा। देखिए दोस्त, इस क्लास में मैं आपको शेफर्ड्स लेमा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं शेफर्ड्स लेमा पढ़ाने का आपको। ये आपने सैम 3 में हल्का सा पढ़ा होगा प्रोडक्शन कॉस्ट के दौरान, ठीक है, थोड़ा सा याद दिलाओ, मैं पढ़ा नहीं रहा। जब आप कॉस्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू वेज रेट, विद रिस्पेक्ट टू रेंटल वैल्यू, तो हमारे पास ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल आती थी। तो वो जो कॉस्ट फंक्शन था वो एक्सपेंडिचर था, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर इज ई, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेज रेट, विद रिस्पेक्ट टू रेंटल वैल्यू, मतलब उन फैक्टर्स के प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस क्या है, P1 P2। आता क्या था, ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट, तो यहाँ ऑप्टिमम क्वांटिटी किसकी आएगी, एक्स और वाई की आएगी। मैं पढ़ा नहीं रहा, बस मैंने अज्यूम किया हल्का फुल्का आपका, तो जब शेफर्ड्स लेमा की स्पेशल क्लासेस आएगी प्रोडक्शन कॉस्ट में, उस समय डिटेलिंग पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब आप एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनी प्राइस, फॉर एग्जांपल P1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यू विल गेट द XH, दैट इज द हिक्स डिमांड फंक्शन, आपके ऑप्टिमम क्वांटिटी आएगी।
ये क्वांटिटी कौन सी होगी कि आपको यूटिलिटी गिवन है, उस पर कितनी इनकम आपको मिनिमम चाहिए। बेसिकली सेकंड टेक्निक है ये, मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू गिवन यूटिलिटी। इस एक्सपेंडिचर फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूँ विद रिस्पेक्ट टू P1, है ना, तो बाकी सब तो मैंने ऐसे लिख दिया 4P2 U बार, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। और P1 को डिफरेंशिएट करूंगा रूट P1 का, तो रूट P1 का 1/2 रूट P1, तो हमारे पास ठीक है जी, ये 4 तो बाहर आ ही जाएगा, है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, तो बाहर आ जाएगा हमारे पास। तो 2 स्क्वायर रूट दिस अपॉन में 2 दिस, ऐसे आगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद P1 अपॉन P2 अपॉन P1 U बार। तो ये जो मेरे पास आया है, दिस इज द हिक्स डिमांड फंक्शन ऑफ x। कोई दिक्कत तो नहीं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू P2, तो व्हाट आई विल गेट YH। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू P2, तो हमारे पास बाकी सब मैंने 4P1 U बार एज इट इज लिख दिया, रूट P2 का आया 1/2 रूट P2, तो हमारे पास यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा P1 अपॉन P2 U बार। तो ये जो हमारे पास आंसर आए हैं, ये जो हमारे पास आंसर आए हैं, इसको हम बोलते हैं हिक्स डिमांड फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे जी, हिक्स डिमांड फंक्शन। तो हमने एक्सपेंडिचर फंक्शन से किस में कन्वर्ट कर दिया, हिक्स डिमांड फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब एक बात समझना, ठीक है, यहां तक प्रोसेस है। डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो था u, वो होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, कहते हैं ठीक है। फिर हमारा आता है मार्शियल डिमांड फंक्शन एक्स वाई, वो किसकी टर्म्स में होता है हमारे पास, प्राइस सेट में और इनकम में। उससे कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, वो किस में आता है हमारे पास, हाँ जी, मनी इनकम, हाँ जी। और किस में आता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना हमारे पास, ये रहा, ये था ना हमारे पास, देखिए ये हमारे पास किस में आया, प्राइस सेट में और मनी इनकम में आया। कहते ठीक है, उससे किस में कन्वर्ट किया आपने, एक्सपेंडिचर फंक्शन में। ये रहा एक्सपेंडिचर फंक्शन हमारे पास। एक्सपेंडिचर फंक्शन किस में आ रहा है हमारे पास, हाँ जी, देखो यहाँ पे प्राइस है हमारे पास, ठीक है जी, ये रहा प्राइस है और यूटिलिटी है, तो प्राइस सेट एंड यूटिलिटी। और फिर हिक्स डिमांड फंक्शन आया, वो भी हमारे पास एक्स वाई किसकी टर्म्स में आएंगे, प्राइस सेट में आएंगे और यूटिलिटी में आएंगे। तो दिस इज द होल प्रोसेस, कैसे चीजें मूव करेंगी, ठीक है जी। पहले डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होगा, डायरेक्ट से किस में कन्वर्ट करेंगे, मार्शियल डिमांड फंक्शन, उससे जाएंगे इनडायरेक्ट में, उससे एक्सपेंडिचर फंक्शन एंड लेटर ऑन हिक्स डिमांड फंक्शन। तो यही प्रोसेस मेरे को समझना है। मैंने देखो बेटा एग्जाम में ऑब्वियसली कोई आपसे ये एक्स वाई का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन सबका बेस यहीं से होके निकलेगा। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग दोस क्वेश्चन, जो मैंने आपको सीधा सीधा कह रहा हूँ, जो सेकंड लेक्चर मेरा डेमो लेक्चर होगा, उनमें इन सभी चीज़ों की एप्लीकेशंस आने वाली है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। लेकिन आपको उस सेकंड समझने के लिए फर्स्ट आना जरूरी है, इसे थोड़ा सा बेस बनाया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा फंक्शन लेके आता हूँ, ठीक है। दूसरा फंक्शन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल। चलो जी इरेज करते हैं यहाँ तक, इतनी यही प्रोसेस अपने को फॉलो करना है, बिल्कुल यही प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन धीरे 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 सारे फंक्शन सीखने वाले हम लोग। चलिए जी, let's start with the perfect complements. स्टैंडर्ड फॉर्म है डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की, मिनिमम ऑफ ax by, ax by। मैं आज a और b में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा काम तो ये सिखाना है, ठीक है। तो एक बार दोनों को 1 1 मान लिया, तो x y लगा दिया मैंने। आज मैं a और b की बात नहीं कर रहा, मुझे पता ये नहीं आना पेपर, लेकिन स्टार्ट यहीं से करेंगे, बेसिक से हमारे पास। सुनना जी ध्यान से, एल शेप्ड होता है, सब जानते हैं, किंक लगते हैं। देखो इसकी डिटेल करेंगे, किंक प्रेफरेंसेस की क्लास आएगी, वहाँ बहुत डिटेल में हमको फंक्शंस पढ़ने हैं, लेकिन फिलहाल आज थोड़ा सा बेसिक बेसिक रहेगा। इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आप जानते हैं जी, ax इज इक्वल्स टू बी बाय, है ना। ax इज इक्वल्स टू बी बाय को आप क्या करते थे, डिमांड फंक्शन, बजट लाइन में सब्स्टिट्यूट करते थे, डिमांड फंक्शंस आते थे।
अब बच्चा कहता सर इसको आप लेग्रेंज से सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा था लेग्रेंज लगाने के लिए 3 चीज चाहिए। पहले क्या थे? प्रॉपर, हाँ जी क्या था बताइए? फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल। इट्स नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो यहाँ पे लेग्रेंज नहीं लगेगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे हम किसी और तरीके से निकालने वाले, सब जानते हैं ना। हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको। चलिए, ये आपके पास बजट लाइन है, ठीक है जी, आपके बजट लाइन है। ये लाइन ऑफ किंक लगी है आपके पास, x इज इक्वल्स टू वाई। ये स्टीपर होगी, फ्लैट होगी, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, लेकिन फिलहाल मेरे पास ए और बी दोनों 1 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं आईसीज ड्रॉ करना स्टार्ट करूं तो इट लुक लाइक दिस। तो ये हमारी ऑप्टिमैलिटी आ चुकी है, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास निकल के आएंगे यहाँ से, ये होगा x स्टार y स्टार। इतनी बात देखो आपने अपने प्रीवियस अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई है दोस्त। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक्स वाई निकालेंगे। ए एक्स बेसिकली ये क्या है, ए एक्स इक्वल्स टू बी वाई। कहाँ लेके जाएंगे इसको? बजट लाइन के अंदर ले जाएंगे। बजट लाइन क्या है मेरी दोस्त? P1x P2y इज इक्वल्स टू मनी इनकम। सब्सटीट्यूट आप यहाँ पे कर देते हो, x के बदले y को, y के बदले x, हमने y के बस सपोज करो x रख दिया है। तो हमारे पास x कॉमन निकल गया, इट विल बी m अपॉन में P1 प्लस P2। सिमिलरली y निकाल दिया है, m अपॉन में P1 प्लस P2। तो ये जो हमारे पास आए है, बताओ दोस्त ये क्या है? इट इज द मार्शलियन डिमांड फंक्शन। और ये जो गिवन था हमारे पास, ये क्या गिवन था? इट इज द डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ऐसे कुछ था जी हमारे पास। अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की तरफ हमको जाना है। तो आपका ये जो हमारे पास गिवन है दोस्त, यहाँ देखिए, u इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एक्स वाई, दैट इज x स्टार y स्टार। इनकी वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, इट विल बी मिनिमम ऑफ m अपॉन में P1 प्लस P2, m अपॉन में P1 प्लस P2। सेम है, वही आ जाएगा। तो u इज इक्वल्स टू m अपॉन में P1 प्लस P2। तो ये जो u लिख दो या v भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो हमारे पास आया है, ये जो ब्लू बादल में आपको दिखाई दे रहा है दोस्त, इट इज द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। हम इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं, है ना। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालना है। एक्सपेंडिचर फंक्शन के लिए क्या करते थे हम? यहाँ से मनी इनकम की वैल्यू निकालते थे, है ना। तो यहाँ से अगर हम मनी इनकम की वैल्यू निकालेंगे, इट विल बी P1 प्लस P2 इंटू में v लिखूं, इसको v लिखूं या इसको मैं u बार लिखूं, एक ही बात है दोस्त। कांस्टेंट यूटिलिटी रहेगी मेरे पास, तो मैंने इसे लिखा u बार इज इक्वल्स टू मनी इनकम। तो मनी इनकम लिख दूं या एक्सपेंडिचर लिख दो, बात तो एक ही है। कहते सर एक ही बात है। तो ये मेरे पास क्या बन गया दोस्त? एक्सपेंडिचर फंक्शन बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब मुझे क्या निकालना है आगे? हिक्स के डिमांड फंक्शंस निकालने हैं। हिक्स के डिमांड फंक्शन के लिए शेफर्ड्स लेमा के पास जाएंगे। तो हमारे पास एक्स एच मतलब हिक्स का क्वांटिटी अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास आएगा डेल ई अपॉन में डेल P1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल बी 1, इट विल बी 0, तो आंसर विल बी दिस। और YH करेंगे हमारे पास डेल ई अपॉन में डेल P2, तो भी हमारे पास क्या आएगा? यूटिलिटी आएगी जी। तो ये पूरी प्रोसेस जो हमने सीखी थी कॉप डॉगलास के लिए, वही सेम प्रोसेस हमने सीख ली दोस्त किसके लिए? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से ऑप्टिमाइज करते हुए क्या है? दैट इज द मार्शलियन डिमांड फंक्शन। इसको वापस फंक्शन में रखा डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में, तो हमारे पास आया जी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। वहां से मनी इनकम को, जिसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, और v लिखो या u बार लिखो, एक ही बात है, बिकॉज यहाँ पे हम अपनी यूटिलिटी को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं और एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आपने स्टेटमेंट को लिखा, दैट इज द एक्सपेंडिचर फंक्शन। उसमें आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स लगाए विद रिस्पेक्ट टू P1 P2, तो आपके पास क्या आ गया जी? हिक्स डिमांड फंक्शन। इतनी बात सबको समझ में आती है। तो कॉप डॉगलास के लिए देख लिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने किसके लिए देख लिया? तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। नेक्स्ट वी हैव दी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है दोस्त, को डाउट तो नहीं आता किसी को? पक्का से समझ में आ रहा है भाईजान? चलिए जी, अब सेम चीज हम चल रहे किसके लिए? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के पास चलते हैं जी। दोस्त मैं बहुत बार बार कह रहा हूँ, ये बेसिक क्लास एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में जो आएगा वो यहीं से रास्ता होके जाएगा। अच्छा दोस्त मेरी एक बात सुनिए बहुत ध्यान से, देखिए क्लासरूम तो है नहीं कि मैं आपको डांटूँ, ठीक है, मैं आपको प्रेशराइज करूँ, बेटा लिख, फ़ोन मत इस्तेमाल कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर। दोस्त इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, हूएवर इज़ वाचिंग दिस क्लास, प्लीज़ आप नोट्स
बिल्कुल सुंदर सुंदर बढ़िया तरीके से, आलिया भट्ट से भी सुंदर सुंदर बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफाइड बुक्स नहीं है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। जो आपको लिखना है ना, यही आपकी बुक्स बन जाएंगी, और एग्ज़ाम टाइम में यही आपके दोस्त होंगे जो सबसे ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी दोस्ती निभाइए किताबों के साथ, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाइए और मज़ा आएगा। ठीक है जी, और जब जिसके पूरे सेशन के नोट्स सबसे बढ़िया होंगे, प्लीज़ वो मेरे को बताइएगा, मैं उससे ले लूँगा। ठीक है, फिर मैं भी हर सेशन में संभाल के रखता हूँ, ठीक है, चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए। चलिए जी, तो नेक्स्ट फंक्शन वी हैव दी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। दोस्त मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्त यार। देखिए जी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का जिक्र करते हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, डायरेक्ट रिलेटिव फंक्शन ax प्लस बी वाई। मुझे पता ax प्लस बी वाई, लेकिन आज तो मैं इंटरेस्टेड हुई नहीं ये भी लिखने में, x प्लस वाई। प्रोसेस वही है। सबसे पहले क्या निकाल लें, मार्शेलियन डिमांड फंक्शन। अच्छा, अब इसमें भी लैग्रेंज मल्टीप्लायर नहीं लगेगा। कहता क्यों लगेगा? अरे कहा तो था इंटीरियर सॉल्यूशन के लिए लगता है, कहा था ना इंटीरियर के लिए लगता है। ये तो इंटीरियर कभी दे भी सकता नहीं भी दे सकता। याद करिए, आपको इतना जरूर याद होगा सेमेस्टर की क्लासेस में से, ये मेरा बजट लाइन है, ठीक है। आईसी इससे स्टीपर भी हो सकता है, आईसी इससे फ्लैटर भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन एमआरएस एंड प्राइस रेशियो। याद होगा अगर आपको एमआरएस इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, याद है ना कहानी। अगर ये केस में बनाऊंगा, आईसी स्टीपर आएंगे, ठीक है, आईसी स्टीपर आएंगे। किससे स्टीपर आएंगे? बजट लाइन से। तो हमारे पास कुछ ऐसे आया करता था, ये आपका इक्विलिब्रियम हुआ करता था। क्या ये इंटीरियर है? कहता नहीं, ये तो एक कॉर्नर सॉल्यूशन है, तो लैग्रेंज कहाँ से लगेगा? ठीक है। अगर मैंने बोला कि नहीं यार एमआरएस जो है वो छोटा है प्राइस रेशियो से, तो यहाँ पे मेरी बजट लाइन है ये, इस बार स्टीपर कौन आएगा? आईसीज आएंगे। याद करिए, है ना, सारा पैसा आप यहाँ पे खर्च किया करते थे, तो ये आपका इक्विलिब्रियम है, ये भी कौन से। तो इन दोनों केसेस को लैग्रेंज रीड नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आप कहोगे थर्ड वाला केस, आप कहोगे कि सर इफ एमआरएस इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो है, यहाँ पे देखो आपको याद होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन हुआ है ना, बजट लाइन एंड आईसी कोइंसाइड करते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी हेयर हेयर हेयर, तो कॉर्नर देखो नहीं लेता लैग्रेंज। तो एक ही केस उठा रहा है, दो केस रिजेक्ट कर रहा है लैग्रेंज, तो इसलिए वी आर नॉट यूजिंग द लैग्रेंज हियर। ठीक है, तो हम अपना नॉर्मल जो हमारा कंसेप्ट है एमआरएस वाला, एमआरएस अगर बड़ा है प्राइस रेशियो से तो ऑल एक्स, एमआरएस छोटा है प्राइस रेशियो से ऑल वाई, दोनों इक्वल है, तो इनफाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशंस अराइज ऑन दी बजट लाइन। होपफुली ये आपने सेमेस्टर में पढ़ रखा होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है यार, ये चीज़ें आप एमए क्लासेस में एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं ये चीज़ें गो थ्रू करूँगा। हाँ दोस्त, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो नॉन इकोनॉमिक्स ऑनर्स बैकग्राउंड का है, नॉन इकोनॉमिक्स ऑनर्स बैकग्राउंड का होने के बाद वो इकोनॉमिक्स एंट्रेंस देना चाहता है मास्टर्स के लिए, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा। मैं सेमेस्टर 3 के कुछ लेक्चर्स हैं जो इसके बेसिक्स है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अगर आप नॉन इकोनॉमिक्स ऑनर्स बैकग्राउंड के हैं। ठीक है, तो आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा, तो मैं आपको बेसिक थोड़ा सा दे दूंगा ताकि ये चीज़ें आपको समझने में बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं एक बार परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की। ठीक है जी, देखो जी, हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं मार्शेलियन डिमांड फंक्शन। सीधी सीधी कहानी है। देखो एमआरएस सब जानते हैं ना, ए अपॉन बी एमआरएस होता है, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, तो 1/1 एमआरएस 1 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एमआरएस मेरे पास 1 है। केस बनाते थे इफ एमआरएस इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, इफ एमआरएस इज लेस देन प्राइस रेशियो, if MRS is equal to price ratio। ऐसी है ना कुछ कहानी हमारे पास। चलिए जी, अगर MRS बड़ा है प्राइस रेशियो से, MRS इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में MRS की वैल्यू मेरे पास 1 है दोस्त। हमेशा नहीं होगी, वैसे तो जनरलाइज तो A और A अपॉन बी होते, फिलहाल यहाँ पे 1 है।
तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया, इफ P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 इज लेस देन P1, P2 इज इक्वल टू P1, है ना, ये स्पेसिफाई हो गया, MRS डिफाइन है। यहाँ पे सारा का सारा पैसा किस पे खर्च करते थे, कहते हैं X पर खर्च करते थे, तो सारा पैसा X पे खर्च करना है, तो X हो गया M अपॉन में P1 और Y हो गया मेरे पास 0, है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर सोल्यूशन आ गया, कौन सोल्यूशन, अगर MRS छोटा है देन यू विल स्पेंड एंटायर इनकम ऑन Y, तो X विल बी 0 एंड Y विल बी M अपॉन में P2, ऐसा ही है जी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, किसके ऊपर आएंगे दोस्त, बजट लाइन के ऊपर आएंगे। कहते हैं यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x, ठीक है, x की जो वैल्यू होगी क्या होगी, कहते कुछ भी हो सकती है बिटवीन 0 टू m अपॉन P1, और y की क्या होगी, एनी बिटवीन 0 एंड m अपॉन P2। तो इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना, इससे बेटर क्या हम लिखेंगे, देखो ध्यान से भाई, x तो आपने कहा जी बजट लाइन पे कोई भी एनी पॉइंट ऑन दी बजट लाइन आप ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ तो कंस्ट्रेंट आपके ऊपर लगा ना, लाइक आपकी मनी इनकम कितनी है दोस्त, हमने कहा जी P1x P2y इज इक्वल टू योर मनी इनकम, ऐसे ही है, यस और ऐसे ही है ना, या आपने इसमें ऑप्टिमम क्वांटिटी निकाल दी। मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपने x स्टार निकाला है, ये x स्टार अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y स्टार ना, ऐसे आएगा नहीं आएगा, आप वहाँ पे x स्टार सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y स्टार हमारे पास है, तो सिंपली आप y स्टार की वैल्यू निकाल दीजिए भाई, जो पैसा खर्च बच जाएगा x खत्म होने के बाद, दिस m माइनस दिस डिवाइड बाय P2 इज इक्वल्स टू y स्टार। भाई आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो बिटवीन दिस, कुछ पैसे खर्च हो जाएंगे, जो पैसे खर्च हो गए, जो रिमेनिंग बच गए भैया, उसके अकॉर्डिंग वाया। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, ठीक है, आप बेटर है इस वाले फंक्शन को लिखिए यहाँ पे, ठीक है जी, समझ में आती है कहानी। तो ये हमने डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से क्या निकाल लिया दोस्त हम लोगों ने, हाँ जी, मार्शेलियन डिमांड फंक्शन। अब हमको उसके बाद क्या करना होता है, हाँ जी बताइए, अब हमको निकालना पड़ता है जी इनडायरेक्ट, हाँ जी क्या निकालना पड़ता है हमको यहाँ से, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शंस, ठीक है जी। एक बार मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आप समझिएगा, मैं इसको हटा के वही लिख देता हूँ, ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी इजी रहेंगी हमारे लिए। तो y स्टार इज इक्वल्स टू m माइनस P1 x स्टार अपॉन में P2, ठीक है जी, ये आ गया जी। चलो जी, ये मेरे पास क्या है जी, मार्शेलियन डिमांड फंक्शंस, ठीक है जी। अब हमको क्या निकालना है जी, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ऑब्वियसली जब ये कंडीशनल निकला है तो वो भी कंडीशनल ही निकलेगा। अगर MRS बड़ा है प्राइस रेशियो से और दिस अगर ये है, इसको उठा के सिंपली उसमें पुट कर देंगे, तो भाई V हमारा क्या है, x स्टार प्लस y स्टार, है ना, x स्टार प्लस y स्टार, x स्टार की वैल्यू है m अपॉन P1, y स्टार मेरा 0 है, तो V सिंपली कितना हो गया मेरे पास, m अपॉन में P1। तो ये मेरा बन गया इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इन दिस केस। ओके है ना सर, कहानी कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे यहाँ तक। इस केस में आप x स्टार प्लस y स्टार लिखेंगे, तो x स्टार इज 0, तो v मेरे पास क्या हो गया, m अपॉन में P2, तो ये मेरे पास आ गया जी। अब लेकिन ये जो हमको लिखना है ये बहुत मज़ेदार फंक्शन है। देखो जी मज़ेदार फंक्शन कैसे है, देखो ना बड़े ध्यान से। अब यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ है, अब मल्टीपल वैल्यूज़ है, ये तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मुश्किल है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बड़े ध्यान समझना, एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ पाए तो। मान लो जी, लेट यूटिलिटी फंक्शन इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। एक फंक्शन आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, आपने बजट लाइन नहीं IC है मेरे पास, आपने ये प्लॉट किया 10 10, ठीक है जी। MRS 1 है, प्राइस रेशियो भी 1 है, तभी तो ये केस अराइज होगा। MRS 1 है, प्राइस रेशियो 1 है, तभी ये केस अराइज होगा। अब आप अगर बजट लाइन, हमने कहा जी पहले वाला केस, मैं ये पहले वाला केस ड्रॉ करना चाहता हूँ जिसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि बजट लाइन मेरी फ्लैटर है। ये देखो मैंने कहा जी
ये इक्विलिब्रियम है। सुनना बड़े ध्यान से, मैंने कहा जी ये दिस इज द बजट लाइन, ब्लू इज द बजट लाइन, दिस इज आईसी, ये मेरी बजट लाइन है, ये मेरी आईसी है और ये मेरा इक्विलिब्रियम है। बताइए जी इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी क्या है, 10,0 है। कहता हाँ 10,0 है, तो यूटिलिटी कितनी होगी 10 + 0, आंसर इज 10। कोई डाउट तो नहीं? कहता बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा नहीं यार, मैं ना केस बदल देता हूँ। कहता कैसे बदल देता हूँ? मैंने कहा मैं ये वाला केस बनाना चाहता हूँ, तो इक्विलिब्रियम यहाँ आने के लिए मेरे को, मान लीजिए मैंने कहा ये मेरी बजट लाइन है, इट इज़ द बजट लाइन, एमआरएस छोटा है प्राइस रेशियो से, बजट लाइन सी पर आईसी, तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम। कहता हाँ जी बिल्कुल मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ चला गया इस वाले केस के अंदर। तो यहाँ पर भी यूटिलिटी क्या है आपकी 0 + 10 10 आएगी। कहता बिल्कुल 10 ही आ रही है ना यूटिलिटी, तो कहता बिल्कुल ठीक है। अच्छा तीसरा केस हमने यहाँ पे नीचे डिफाइन किया हुआ है। अगर कहते एनी पॉइंट ऑन दिस बजट लाइन आईसी क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। अब आप ये वाला पॉइंट ले लो, ये हो सकता है 1 और ये 9 हो सकता है ये 4 और ये 6 हो सकता है ये 8 और ये 2 हो, कुछ भी हो सकता है, कॉर्नर भी आ सकते हैं। हमेशा यूटिलिटी आपकी 10 ही रहेगी। हमेशा जो आपकी यूटिलिटी है वो क्या आएगी बच्चे, 10 आएगी या नहीं आएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकती। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये जो m/P1 है और ये जो m/P2 है, जैसे m/P1 ना हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट ऑन द बजट लाइन, m/P1 इट इज द हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट ऑफ द वर्टिकल एक्सिस पे जो बजट लाइन बनाती है, m/P2। इन दोनों वैल्यूज से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना कभी यूटिलिटी। कहता है बिल्कुल नहीं हो सकती, चाहे जोन सा मर्जी केस हो। तो जनरलाइज फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं कि जो हमारी यूटिलिटी है हम v से एक बार प्रेजेंट कर देते हैं उसको, इट इज मैक्सिमम ऑफ m/P1 m/P2। इसमें से और इसमें से जोन सी बड़ी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी यूटिलिटी आएगी। और थोड़ा सा अगर मैं इसको m कॉमन निकाल के लिखूं तो आई कैन राइट डाउन v इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m/P1 m/P1, P2। आप थोड़ा सा और इसको अच्छे से डिफाइन कर लीजिए, लाइक मिनिमम ऑफ P1, P2। अब थोड़ा सा दोस्त समझना ध्यान से, ठीक है, एक बार इसको समझते हैं, मजा आएगा। दिस इज द जनरलाइज फंक्शन, तो सारे केसेस में सेट रहेगा बच्चे हमारा, ये सारे केसेस में सेट हो जाएगा। एक बार देखते हैं, देखो जी कैसे। हमने कहा जी ये केस है P1 P2 में P2 बड़ा है, P1 P2 में P2 बड़ा है। अगर P2 बड़ा है, P1 P2 में P2 बड़ा है, तो छोटा कौन हुआ P1, तो मिनिमम ऑफ P1, P2 फर्स्ट केस कहते P1, तो आंसर आएगा m/P1, यानी कि ये रहा। कहते बिल्कुल ठीक है। कहता है ये वाला केस है जी P1 छोटा है और P2 छोटा है, P1 बड़ा है, तो यहाँ पे मिनिमम कौन है जी, कहते हैं P2 छोटा है, तो इन दोनों छोटा कौन P2, तो m/P2। देखो ये आंसर आ गया, तो जनरलाइज बन गया। और अगर दोनों बराबर है तो m/P हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त, m/P। तो ये हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी, जनरलाइज फॉर्म दे दी। तो नाउ दिस इज द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इतनी बात समझ में आती है। ये हमारे पास क्या था जी, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ये हमने क्या निकाले, मार्शेलियन डिमांड फंक्शन। मार्शेलियन से क्या निकालते हैं उसके बाद, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, है ना। अब इसके बाद क्या निकालते हैं बताइए, याद होगा आपको, इसके बाद निकालते हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन। ठीक है, एक्सपेंडिचर के बाद हिक्स डिमांड फंक्शन। यहां तक समझ में आ गया दोस्त, इरेज कर दो यहां तक की कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जी यहां तक मैं एक बार इरेज कर देता हूं, प्लीज समझना ध्यान से। इसको भी थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं ना, थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। चलिए जी, अब मेरे को क्या निकालना है, इस v को मैं u बार लिख सकता हूँ, सब जानते हैं ना। एक्सपेंडिचर में जाऊंगा तो इसको मैं u बार लिख दूंगा। नाउ अब मेरे को यहाँ निकालना है जी एक्सपेंडिचर फंक्शन, केस वाइज ही निकलने वाले हैं भाई। यहाँ से अगर आप m की वैल्यू निकालोगे, अगर आप यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ जी m की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, P1 इंटू में v आती है। अब v लिखूँ या u बार लिखूँ, बात तो एक ही है। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर फंक्शन मेरे पास क्या आया, P1 v लिखो या u बार लिखो एक ही बात है, बिकॉज एक्सपेंडिचर फंक्शन में वी आर मिनिमाइजिंग एक्सपेंडिचर अज्यूमिंग यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए u बार लिख देते हैं। यहाँ से निकालोगे तो बताओ जी क्या आएगा, u इज इक्वल्स टू, हाँ जी, P2 इंटू में u बार।
यहाँ पे क्या आएगा दोस्त, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। आइए दिमाग थोड़ा सा लगाते हैं, बड़ा अच्छा लगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, फंक्शन में यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ जो हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन रहेगा, ठीक है जी, वो हमारे पास, सोच के बताओ। अच्छा आप कुछ सोचना चाहो तो मेरे पास तो लिखा हुआ है दोस्त, मैं तो 1 सेकंड में लिख दूंगा। आप सोचिए अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो कैसे लिखना है। हाँ जी, एक्सपेंडिचर फंक्शन कैसे लिखेंगे दोस्त? एक्सपेंडिचर फंक्शन एज सच यहाँ पे डायरेक्टली लिख ही नहीं पाएंगे हम। यहाँ पे हिक्स डिमांड फंक्शन निकालेंगे, अलग तरीके से निकालेंगे, बट एक्सपेंडिचर फंक्शन एज सच डायरेक्टली नहीं लिख सकते। देखो जी, एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये हो गया हमारे पास एक्सपेंडिचर फंक्शन। अच्छा, अब पहले डायरेक्ट से मार्शेलियन, मार्शेलियन से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर से हिक्स। आगे स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं हिक्स डिमांड फंक्शन। बेटा आगे स्पेस नहीं है इसलिए वापस बैक गेयर लगा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक्स एच और वाई एच, डेल ई अपॉन में डेल पी वन, डेल ई अपॉन में डेल पी टू, ऐसे आएगा। P1 के रिस्पेक्ट में करोगे U बार आएगा, P2 इसमें है नहीं, 0। तो ये इस केस के क्या हो गए मेरे पास, हिक्स डिमांड फंक्शन हो गए नहीं हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ एक्स एच वाई एच, डेल ई अपॉन में डेल P1, डेल ई अपॉन में डेल P2, P1 के रिस्पेक्ट में 0 है और उसके रिस्पेक्ट में U बार है, ऐसे आ गया। अब इस वाले केस में कैसे तो एक्सपेंडिचर फंक्शन लिखा जाएगा और कैसे इस वाले केस में हमारे हिक्स का डिमांड फंक्शन लिखा जाएगा, ठीक है। देखो हमने एक चीज़ ना देखा ना, जो हमारे पास एक्सपेंडिचर फंक्शन है या जो हमारे पास यूटिलिटी है, जो भी हमारे पास यूटिलिटी है, सुनना बड़े ध्यान से, मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, दोनों का समेशन करके। तो यहाँ पे दोस्त मैं लिखना चाहूँ तो आप समझना ध्यान से, मैं हिक्स के डिमांड फंक्शन लिख रहा हूँ। थोड़ी स्पेस चाहिए मेरे को, मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा जी हिक्स का एक्स एच और वाई एच, ठीक है जी। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, हमने कहा जी एक्स एच प्लस वाई एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट यूटिलिटी। एक्स एच प्लस वाई एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट यूटिलिटी। अब इसका मीनिंग समझना बड़े ध्यान से, इसका मीनिंग क्या है भैया, आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी कितनी होगी, आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी, जैसे हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें मैक्सिमम यूटिलिटी कितनी थी, 10 थी ना, उसमें हमारी मैक्सिमम यूटिलिटी कितनी थी, 10 थी। ये 0 तो ये 10, ये 10 तो ये 0, ये 2 तो ये 8। तो वो सारे कॉम्बिनेशंस लेके आ रहे हैं जिसमें यूटिलिटी कांस्टेंट रखी जाएगी, और यूटिलिटी कांस्टेंट जहां पर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फंक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली यही इसका क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर फंक्शन कहलाएगा, और यहीं से हम इसका हिक्स का, या दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फॉर्म, डिफरेंशिएबल फॉर्म तो हमारे पास है नहीं, तो इसको यहीं पे हमें सम अप करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशंस हमारे पास नहीं है, तो हम यहीं पर इसको सम अप करते हैं, ठीक है जी। वापस एक बार रिकॉल करते हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन था, उससे हमने निकाला मार्शेलियन डिमांड फंक्शन, मार्शेलियन डिमांड फंक्शन से इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से एक्सपेंडिचर फंक्शन, और एक्सपेंडिचर फंक्शन से हिक्स डिमांड फंक्शन। ये दो यूनिक सॉल्यूशंस है। यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते तो हम उसको नॉर्मली एक्स और वाई की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो इक्वेशन से हम बस यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लिख सकते हैं। इसमें सारी वैल्यूज हमारे एक्स एच और वाई एच की आ चुकी है। इधर तक कोई डाउट यहाँ तक? तो 3 फंक्शंस दोस्त हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। चौथा फंक्शन जो डिस्कस करेंगे दैट इज द क्वाज़ाई लीनियर यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है जी। क्वाज़ाई लीनियर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वाज़ाई लीनियर आपने याद होगा, एक सॉल्ट हुआ करता था, है ना, एक क्लोथिंग हुआ करती थी। यदि बेसिकली यहाँ पे नेसेसिटीज़ का जिक्र होता है कि समथिंग विच इज़ नेसेसिटी चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक ही चाहिए, उसके बाद इनकम बढ़ भी जाएगी तो फिर हम बहुत ज़्यादा देना। क्वाज़ाई का मतलब क्या था, पार्टली लीनियर, पार्टली नॉन लीनियर, है ना, हल्का हल्का सैम 3 याद है। चलो जी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी कहानी कहाँ से आएगी। दोस्त अभी इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन प्लीज़ मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, ये फर्स्ट लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में 5 क्वेश्चन कराऊंगा, पाँचों के पाँचों DSC के होंगे, ठीक है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, मज़ा आएगा उन क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो। लेकिन वो समझ में तभी आएंगे जब आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से आता होगा, अदरवाइज वो भी नहीं समझ में आना।
देखिए जी, नेक्स्ट फंक्शन वी हैव quasi-linear utility function. स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है u इज इक्वल्स टू वी एक्स प्लस वाई, ठीक है, लेकिन आज मैं स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लेने वाला। यहाँ पे मेरे को एक बेसिक फंक्शन लेना है, सिर्फ समझाना चाहता हूँ। मैंने स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई, ठीक है, मैंने इस तरीके से कुछ ले लिया। होता ये भी कन्वेक्स है, याद होगा आपको, ये भी कन्वेक्स है, ठीक है, डिमिनिशिंग एमआरएस है, इसमें आप करके दिख भी जाएगा आपको। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट आपकी वही बजट लाइन P1x P2y इज इक्वल टू मनी इनकम। बिल्कुल सही याद आ गया आपको, बिल्कुल सही सोच रहे हो, लैग्रेंज ही लगेगा, ठीक है, निकाल सकते हैं जी। एमआरएस को प्राइस रेशियो से निकाल के बजट लाइन पुट कर दो या लैग्रेंज लगा दो, दोनों से सेम ही आंसर आने वाले। ये आपका यूटिलिटी फंक्शन है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। चलिए जी, डेल एल अपॉन में डेल एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 0 लैम्डा 0 0 माइनस P1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। डेल एल अपॉन में डेल वाई 0 1 प्लस लैम्डा 0 0 माइनस P2 इज इक्वल टू 0 एंड डेल एल अपॉन में डेल लैम्डा, हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट ही आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, ये हमारे पास P2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्त अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे को मिला 1/2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू P1 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास माइनस P1 लैम्डा। आई एम गोइंग राइट? यस। चलिए जी, तो यहाँ से आ गया हमारे पास, यहाँ से अगर इस वाली इक्वेशन से निकाला हम लोगों ने तो 1 इज इक्वल्स टू P2 लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट 1/2 रूट एक्स दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा लैम्डा कैंसिल P1 अपॉन में P2। ये वही तो आ गया यार, एमआरएस इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। आप एमआरएस निकालोगे इस फंक्शन क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, ये रहा, और प्राइस रेशियो है ना, तो वही चीज़ आएगी। उठा के कहाँ पुट करें, बजट लाइन में कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। अरे पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि याद करिए ये जो कोसाई लीनियर फंक्शन में ये जो नॉन लीनियर था, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, याद आया ना, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। इनकम नहीं है, यहीं से सीधा वैल्यू निकल जाएगी एक्स की, यहाँ से सीधा एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ जी कितनी आ रही है हमारे पास, P1 P2, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स है। सेम लिखा है, स्क्वेयरिंग कर दे, उठा के स्क्वेयरिंग कर दी, यहाँ स्क्वेयर लगा दी, यहाँ स्क्वेयर लगा दिया, यहाँ हो गया हमारे पास 4x। x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस x को यहाँ ले जाइए तो P2 स्क्वेयर अपॉन में P1 स्क्वेयर 4 इज इक्वल्स टू x स्टार। ये मेरे पास आ गया है, आ गया नहीं आ गया बताइए। तो P2 स्क्वेयर अपॉन में 4 P1 स्क्वेयर, ये मेरे पास x स्टार आ गया है। इसको कहाँ ले जाऊंगा, अब y स्टार निकालना। अब यहाँ पे ना दो केसेस बनेंगे, तो इसलिए यहाँ तक मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को बजट लाइन में ले जाना है, बजट लाइन में लेके जाना है दोस्त, बेसिकली इसमें पुट करना है मेरे को, ठीक है, लेकिन एक बार इरेज करना चाहता हूँ। होपफुली यहाँ तक सब आपको बेटा लैग्रेंज नहीं भी लगाना है तो चलेगा, आप एमआरएस इक्वल्स टू प्राइस रेशियो से कर लो तो भी आंसर वही आना है जो यहाँ से आना है। ये एक्स स्टार आ गया भाई, एक्स स्टार की क्वांटिटी तो इंडिपेंडेंट है मनी इनकम से, कहता हाँ। अब रिमेनिंग पैसा सारा कहाँ खर्च होगा, वाई स्टार पे होगा, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना दोस्त यहाँ पे। दोस्त अब सुनना बहुत ध्यान से, ये है हमारे पास रियल नंबर्स। एक हम लिखते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स,
और एक हम लगते हैं स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तीन चीजें हैं। रियल नंबर्स तो क्या है हमारी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव में 0 टू इन्फिनिटी, जिसमें 0 इंक्लूड हो सकता है, 0 इंक्लूड होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, 0 भी नहीं चाहिए दोस्त, 0 टू इन्फिनिटी, ऐसे ही है ना। अगर मैं बात करूं कंजम्पशन बंडल x स्टार y स्टार, क्या नेगेटिव कभी हो सकता है? क्या y की वैल्यू या x की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? कहते नहीं हो सकती। तो हमारा जो एक्स वाई है, बेसिकली इसको मैं कंजम्पशन सेट के नाम से अगर बोलूं, तो x जो है दैट इज इट बिलोंग्स टू दिस। 0 हो सकती है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना? कहता हाँ बिल्कुल ठीक। अब यहां से y स्टार फंक्शन देखो कैसे निकलने वाला है। ये मेरे पे x स्टार आया था ना, p1x p2y मनी इनकम, ये कंस्ट्रेंट है, ये x स्टार y स्टार। आपने x स्टार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, p2 स्क्वायर अपॉन में 4 p1 स्क्वायर प्लस में p2 y स्टार। भाई x इज द इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, जितनी क्वांटिटी चाहिए, 2 किलो नमक चाहिए, 5 किलो नमक चाहिए, वो 100 रुपये आया, 500 रुपये का है, उतने रुपए तो खर्च करने हैं। उसके बाद सारे पैसे कहाँ खर्च होंगे? लीनियर पे यानी y पे होंगे। याद है ना इतनी कहानी? लेकिन यहां से जब आप y स्टार की वैल्यू निकालेंगे, हाँ जी, जब आप यहां से देखो ये कैंसिल आउट कर दो, यहां से कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एक से एक ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो y स्टार की जो वैल्यू आप निकालेंगे, इट इज p2 y स्टार इज इक्वल टू m माइनस p2 स्क्वायर अपॉन में 4 p1 p2 y स्टार इज इक्वल टू 4 p1 m माइनस p2 स्क्वायर अपॉन में 4 p1। इस p2 को भी वहाँ ले जाता हूँ, ठीक है, इस p2 को भी मैं वहाँ ले जाता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आ गया हमारे पास, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। क्या y कभी नेगेटिव हो सकता है? कहते नहीं हो सकता। तो न्यूमरेटर देखो, डिनोमिनेटर तो प्राइस सेट है, इवन जो प्राइस सेट है वो भी हमारे पास प्राइस सेट इसको बिलोंग करेंगे। प्राइस कभी 0 भी नहीं हो सकते अनटिल अनलेस अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम में आएंगे, वहाँ कुछ स्पेशल केसेस है, वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्राइस जो है मेरा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, 0 भी नहीं हो सकता। तो डिनोमिनेटर तो मेरा पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव कब होगा? यानी कि ये जो कंडीशन है मेरे पास, ये जो फंक्शन है वो फंक्शन सिर्फ कब तक वैलिड है? फंक्शन तब तक वैलिड है जब तक ये वाली चीज मेरे पास पॉजिटिव है, जब तक ये वाली चीज मेरे पास पॉजिटिव है। समझ में आती है कहानी? एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज समझना। बंदा कहता है जी एक्स स्टार की जो वैल्यू है ना, मेरे को तो 5 यूनिट्स चाहिए, मेरा इक्विलिब्रियम जो नेसेसिटी है, सॉल्ट है फॉर एग्जांपल, मेरे को 5 यूनिट्स चाहिए इक्विलिब्रियम पे। मैं कितना प्राइस है भाई इसका? कहते हैं 10 रुपये है। तो मैंने कहा यू वुड लाइक टू स्पेंड 50 रुपीज़। कहता ऑब्वियसली। मैं कहा उसके बाद कहता बाकी सारा वाई पे खर्च करना है। सुनना ध्यान से, अगर आपकी इनकम 500 रुपये है, बताओ जी एक्सपेंडिचर ऑन एक्स कितना करोगे? कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एक्स तो हम 50 ही करेंगे, और एक्सपेंडिचर ऑन वाई कितना हो जाएगा? रिमेनिंग 450। इनकम बढ़ी, ये 700 हुई, आपने कहा हम इसको 500 करेंगे, रिमेनिंग कहाँ जाएगा? 650, कहते वाई पे जाएगा। लेकिन अगर इनकम कम होगी, कहते 100 है, कहते हम तो 50 ही खर्च करेंगे, बाकी 50 कहाँ जाएगा? वाई पे जाएगा। मैं कह ले भाई इधर इनकम ही 20 रुपये है, खरीद एक्स। कहता नहीं खरीद सकता, 5 आएंगे ही नहीं। तो ये मैक्सिमम क्वांटिटी है, बट इससे कम तो खरीद सकते हो अगर इनकम अलाउ नहीं कर रही है आपको। तो इसलिए कहते हैं पार्टली लीनियर पार्टली नॉन लीनियर। 5 यूनिट जब अटेन कर गए उसके बाद ये नॉन लीनियर है, फिर इनकम इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब तक 5 आप अटेन नहीं करोगे तब तक तो लीनियर है ना। 50 रुपए की इनकम तक अगर कम है, 20 रुपए है, तो 10 रुपए के हिसाब से आप 2 ही खरीद पाओगे। आपकी इनकम 20 रुपए, तो यू कैन एक्सपेंडिचर मैक्सिमम 20। तो आप कितना खरीद पा रहे हो बच्चे? सारा पैसा एक्स पे खर्च भी कर दिया तो भी कितने खरीद पा रहे हो? 2 ही तो खरीद पा रहे हो। उस सिनेरियो में वाई तो हमारा क्या हो गया है? 0 हो गया ना। तो हमारे पास ये फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा वाई स्टार का अगर ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं 2 केसेस डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, समझना बड़े ध्यान से। वो 2 केसेस क्या आने वाले हैं।
मैंने कहा जी या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर वाई स्टार नेगेटिव है, वाई स्टार नेगेटिव का सीधा सीधा इम्प्लीकेशन, अगर नेगेटिव है तो वाई स्टार नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए एक्स स्टार, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए यहाँ पे जो आपने निकाली एक्स स्टार, उतने पैसे नहीं है आपके पास, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे दो कैटेगरी बना रहे हैं, इफ 4p1m माइनस p2 स्क्वेयर, ये अगर पॉजिटिव है या जीरो है, जीरो है या पॉजिटिव है, तब तो आप एक्स स्टार कितना लोगे, जो आपने ये लिखा है p2 स्क्वेयर अपॉन में 4p1 स्क्वेयर, और y कितना लेंगे, y इतना लेंगे अगर ये पॉजिटिव है तो 4p1m माइनस p2 स्क्वेयर अपॉन में 4p1 p2, अगर ये है तो। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया 4p1m माइनस p2 स्क्वेयर, अगर ये नेगेटिव है, मतलब जितनी क्वांटिटी आपको x की चाहिए, हमारे एग्जाम 5 रुपए थी, उतने पैसे नहीं, क्योंकि y तो नेगेटिव आ गया आपके पास। उस सिनेरियो में x के ऊपर सारे पैसे खर्च कर भी दोगे तो इट इज m अपॉन p1, इट इज m अपॉन p1, और उस सिनेरियो में y कितना रहेगा आपका, जीरो रहेगा। तो यहाँ पे जो क्वाज़ाई लीनियर यूटिलिटी फंक्शन हम यहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पे मार्शलियन डिमांड फंक्शंस यहाँ पे निकाले हैं, ये हमने डिफाइन कर दिए विद दीज वैल्यूज, समझ में आती है। तो बेसिकली अगर मैं वैसे जो मैं रफ एग्जांपल था उसमें देखूँ, अगर इनकम आपकी 50 रुपये से कम है, 30 रुपये है, 20 रुपये, तो सारा पैसा एक्स पे खर्च करोगे, वाई जीरो आ जाएगा, बेसिकली ये वो है। और इनकम अगर आपकी 50 रुपये है या उससे ज़्यादा है तो एक्स कितना आएगा, 5 यूनिट, और बाकी सारा पैसा कहाँ जाएगा, वाई पे जाएगा। ये वो चीज़ हमने यहाँ पे बताई। ये क्या था जी, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से क्या निकाला, मार्शलियन डिमांड फंक्शन। अब क्या निकालना है, अब बताओ क्या निकालते हैं, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ये तो निकालते हैं। जब यहाँ पे दो केसेस बने हैं तो इनडायरेक्ट के भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे दो केसेस डिफाइन करने वाले हैं। चले जी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्त। देखो अब आपको होपफुली समझ में चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। देखिए जी, यहाँ पे देखते हैं एक बार। हम दो केसेस डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस वाले फंक्शन को यहाँ लिख देता हूँ, इफ 4p1m माइनस p2 स्क्वेयर इज लेस देन 0, तो x स्टार हो गया हमारा m अपॉन में p1 एंड y स्टार हो गया हमारा 0, ठीक है। तो ये सिचुएशन मैंने यहाँ लिख दी और एक वहाँ लिख दी, तो बीच में लाइन खींच देते हैं, ठीक है जी, बीच में हम लाइन खींच देते हैं। चलो यहाँ पे हमने लकीर खींच दी है बीच में। हमें क्या निकालने है जी, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन v, यू लिख दो फिलहाल, कोई बात नहीं। ये क्या है, x स्टार प्लस y स्टार, इस कंसेप्ट, इस कंडीशन के हिसाब से x स्टार कितना है मेरे पास, m अपॉन p1 स्क्वायर रूट एंड y स्टार 0। तो नाउ दिस विल बिकम द, हाँ जी, क्या बन जाएगा मेरे पास, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन v लिख देता हूँ, और एक्सपेंडिचर फंक्शन कर समय मैं से u बार बना दूंगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर अगर मेरे को इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन लिखना है, हाँ जी, यहाँ पर अगर मेरे को इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन लिखना है तो देखिए जी कैसे लिखेंगे अपन, u इज इक्वल्स टू, u इज इक्वल्स टू x स्टार प्लस में y स्टार। x स्टार की वैल्यू तो ये रही हमारे पास, p स्क्वायर p2 स्क्वायर अपॉन में 4p1 स्क्वायर स्क्वायर रूट में, ऐसे ही है ना, प्लस में y स्टार, मतलब ये पूरा 4p1m माइनस p2 स्क्वायर अपॉन में 4p1 p2। ये स्क्वायर यहाँ से ये स्क्वायर सब कुछ हट जाएगा, तो p2 अपॉन p1 2 प्लस 4p1 p2 4p1m माइनस p2 स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए दोस्त अगर लेना चाहो तो। एलसीएम आ गया हमारे पास 4p1 p2, यहाँ से p2 स्क्वायर
प्लस में 4p1m माइनस जी 2p2 आएगा यार, यहाँ पे है माइनस p2, ऐसे आ गया जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्त। 2p2 माइनस p2 कितना हो जाएगा, p2। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख के मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। तो नाउ दिस इज द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन in this case, and this is the indirect utility function in this case। तो डायरेक्ट फंक्शन हो गया, उसके बाद मार्शेलियन डिमांड फंक्शन आ गया, फिर इनडायरेक्ट फंक्शन आ गया। अब क्या चाहिए हमको, बताइए जल्दी से। हाँ जी, एक्सपेंडिचर फंक्शन। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन के लिए आप m की वैल्यू निकालेंगे और v को हम u बार मान लेते हैं। तो इसको अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे u बार इज इक्वल्स टू m अपॉन p1 और साथ साथ में स्क्वेयरिंग भी कर देते हैं, ऐसे कुछ हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त हमारे पास, u बार स्क्वेयर इंटू p1 इज इक्वल्स टू m स्टैंड फॉर द एक्सपेंडिचर, ऐसे आ गया। तो नाउ दिस इज द एक्सपेंडिचर फंक्शन हेयर। हाँ जी, दिस इज द एक्सपेंडिचर फंक्शन हेयर। और यहाँ से आप डेल ई अपॉन में डेल p1 निकालेंगे, तो व्हाट यू विल गेट दिस। तो दिस विल बी द हिक्स डिमांड फंक्शन फॉर h, और y का डिमांड फंक्शन आपको चाहिए हिक्स का, तो डेल ई अपॉन में डेल p2 इसमें हमारे पास कहीं है नहीं, तो आंसर विल बी 0। तो ये दोस्त आगे हमारे पास हिक्सियन डिमांड फंक्शंस फॉर द क्वाज़ाइलिनियर इन दिस सिचुएशन। यहाँ से अगर आप m की वैल्यू निकालना चाहते हैं निकाल दीजिए प्लीज, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। इसको मैं यहाँ पे है ना क्या लगाऊंगा बच्चे, इसको u बार लिख दूँ, चलेगा ना। इसको v लिख दो बेटा, आपको v लिखना था v लिख दीजिए, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, ये v है, ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये v है जिसको फ्यूचर में मैं अब u बार मान लूँगा एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालते समय। तो इट विल बी u बार मल्टीप्लाई बाय 4p1 p2 इज इक्वल्स टू p2 स्क्वेयर प्लस 4p1m। अब m की वैल्यू निकालनी, बाकी सबको वहां ले चलते हैं। तो 4p1 p2 u बार माइनस p2 स्क्वेयर डिवाइड बाय 4p1 इज इक्वल्स टू m का मतलब एक्सपेंडिचर फंक्शन हो गया। अब यहाँ से आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप अपने आप यूज कर लीजिएगा, xh yh सिंपली आप यहाँ से डेल ई अपॉन में डेल p1 एंड डेल ई अपॉन में डेल p2 आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे हिक्सियन डिमांड फंक्शन। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। पहले डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन गिवन होता है, उससे आता है मार्शेलियन डिमांड फंक्शन, फिर उससे आता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, उससे आता है एक्सपेंडिचर फंक्शन, और फिर शेफर्स लेमा की हेल्प से निकाल देते हैं हिक्सियन डिमांड फंक्शन। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्त? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताइए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया है, हमने यहाँ पे अपने बेसिक मार्शेलियन डिमांड फंक्शन और हिक्सियन डिमांड फंक्शन में कुछ डिफरेंसेस देख लिए, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट डेमो विद इन कहते हैं दिस क्लास, विद इन दिस क्लास आपको कुछ बेसिक बताया बस मैंने। जो नेक्स्ट लेक्चर दोस्त आ रहा है वो इन्हीं सब चीज़ों की एप्लीकेशंस आ रही है, ठीक है। उस एप्लीकेशंस में हम देखेंगे कि कैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन चीज़ों को अपने पेपर में सेट करता है, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा सेकंड डेमो, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।